सन 2002 में इराक वॉर के दौरान अमेरिकन फोर्सेस के पास एक वेपन था जिसका नाम किसी न्यूज चैनल ने कभी नहीं लिया। वो वेपन कोई बॉम्ब नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था, वो वेपन एक आवाज थी। इराकी सोल्जर्स जो बंकर्स में छुपे थे, जो लड़ने के लिए तैयार थे, अचानक उन्होंने अपने जहन के अंदर एक आवाज सुनी। कोई स्पीकर नहीं था, कोई रेडियो नहीं था, सिर्फ अंदर से एक आवाज आई कि अल्लाह कमांड्स यू टू सरेंडर, और वो सरेंडर कर गए। ये कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, ये यूएस गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड पेटेंट है। पेटेंट नंबर US 64702141 और आप इसे गूगल कर सकते हैं। तो अगर सन 2002 में वो किसी के जहन में अल्लाह सुब्हानहू तआला की आवाज नाउजुबिल्लाह डाल सकते हैं, तो क्या सन 2026 में वो आसमान में होलोग्राफिक इमेजेस दिखाकर किसी को कायल नहीं कर सकते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है। दुनिया में इस वक्त 5 अरब से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक डिवाइन इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। मुसलमान, क्रिश्चियंस इस वक्त वेट कर रहे हैं उस डिवाइन मोमेंट का, उस वापसी का, एक मसीहा का, एक ऐसा मसीहा जो आकर इस दुनिया को राह रास्त पर रखे। और सिर्फ ये मुसलमान और क्रिश्चियंस ही इंतजार नहीं कर रहे। ये जो टेक्नोलॉजी आज दुनिया में मौजूद है और जिन सेटनिस्ट के हाथ में ये टेक्नोलॉजी है, वो इस इंतजार को जानते हैं और वो इस इंतजार को प्लान कर रहे हैं और इस इंतजार को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस प्लान का नाम है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ प्रोजेक्ट ब्लू बीम नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या चीज है जो प्रोजेक्ट ब्लू बीम है और प्रोजेक्ट ब्लू बीम को इंप्लीमेंट करने को पॉसिबल बनाती है। और वो कहानी आज से 2000 साल पहले शुरू हुई। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहले मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। ये 3 चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, यूएस गवर्नमेंट के पेटेंट हैं, पब्लिक रिकॉर्ड में शामिल हैं, वेरीफाइड हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये मैटर क्यों करते हैं। पेटेंट नंबर 1, ये यूएस पेटेंट है जिसका नंबर है 3951134 और ये फाइल हुआ है 1974 में और ये पेटेंट ग्रांट कर दिया गया 1976 में। ये पेटेंट कहता है कि इट्स एन apparatus and method for remotely monitoring and altering brain waves। यानी ये पहला पेटेंट है कि जिसमें कहा गया है कि हम किसी के भी जहन में ब्रेन वेव्स को दूर से मॉनिटर कर सकते हैं और ऑल्टर कर सकते हैं। कब ग्रांट किया गया? 1976 में। फिर आता है यूएस का पेटेंट नंबर 2 जो कि काबिल जिक्र है और ये पेटेंट है जिसका नंबर है 5159703। ये फाइल किया गया 1989 में और ये ग्रांट कर दिया गया 1992 में। ये पेटेंट है साइलेंट सब्लिमिनल प्रेजेंटेशन सिस्टम यानी एल्फ वेव्स डायरेक्ट माइंड इन्फ्लुएंस, जिसके लिए किसी एक्सटर्नल साउंड सुनने की जरूरत नहीं है। कोई बाहर से नहीं सुन सकता, सिर्फ वो जिसको टारगेट किया गया है सिर्फ वो सुन सकता है और ये 1992 में क्रेडिट किया गया, ग्रांट किया गया। फिर आता है पेटेंट नंबर 3 जिसका नंबर है 6470214B1। 1996 में फाइल हुआ और सन 2002 में इसे ग्रांट कर दिया गया। यह है मेथड एंड डिवाइस फॉर इंप्लीमेंटिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी हेयरिंग इफेक्ट यानी वॉइस टू स्कल। दरमियान में कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। कंफर्म्ड यूज हुआ है ये इराक की वॉर में और ये साइऑप्स के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी 3 पेटेंट 1976 से लेकर सन 2002 तक सब पब्लिक रिकॉर्ड में है। तो फिर नेचुरली एक सवाल बनता है कि ये टेक्नोलॉजी अगर सन 2002 में थी तो 2026 में क्या है जो क्लासिफाइड है? और ये सबसे अहम सवाल है। अब जरा समझते हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम को। जो लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट ब्लू बीम को जानते हैं आपके लिए रिफ्रेशर हो जाएगा और जो नहीं जानते उन्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। प्रोजेक्ट ब्लू बीम और इसकी पूरी कहानी को मैंने डिटेल में अपनी इस वीडियो में कवर किया है।
ये साल है 1994 का। कनाडा का एक जर्नलिस्ट सर्गी मोनास्ट एक डॉक्यूमेंट पेश करता है। उसने कहा कि नासा और ग्लोबल एलीट्स का एक प्लान है और ये प्लान वो 4 स्टेजेस में पूरा करना चाहते हैं। पहली स्टेज के अंदर फेक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज आपको दिखाई जाएंगी ताकि रिलीजन को पूरी दुनिया में, चाहे कोई भी मजहब क्यों ना हो, उसे डिस्क्रेडिट किया जा सके। अब जरा 1 मिनट के लिए पिछली रीसेंट न्यूज को जो पिछले चंद सालों में आई है जरा गौर से देखें। आपको बताया जाता है कि 1.5 लाख साल पहले का एक डायनासोर मिला है, 50,000 साल पहले की हड्डियां नजर आई हैं, जबकि दुनिया के रिसर्चर्स किताबें लिखते हैं कि ये दुनिया एक यंग वर्ल्ड है। जूडाइज्म का अगर कैलेंडर उठाकर देखें तो वो कैलेंडर 6000 साल पुराना है और वो कैलेंडर अपना शुरू करते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, यानी इट्स ए यंग वर्ल्ड। लेकिन आपको आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज फेक बताई जाती हैं ताकि आप ईमान ले आए और आप मजहब को मानना बंद कर दें। सर्गी मोनास कहता है कि स्टेज 2 के अंदर आसमान में होलोग्राम्स दिखाए जाएंगे हर मजहब के मसीहा के, और इन सब को मर्ज करके एक ग्लोबल गॉड बनाया जाएगा। और आपने रिसेंटली देखा है कि फार ईस्ट में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हुए नजर आए हैं और इंटरनेट इन एक्सपेरिमेंट्स से भरा पड़ा है। फिर आती है स्टेज नंबर 3, एल्फ वेव्स। लोगों के जहन में नाउजुबिल्ला अल्लाह सुब्हानहू तआला की आवाज सुनाना, और इसके पेटेंट ऑलरेडी मौजूद हैं जो अभी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर आती है चौथी स्टेज, फेक एलियन इन्वेजन। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया खुदा, एक नया सिस्टम। आपने देखा कि रिसेंटली एक्स यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने भी एलियन इन्वेजन पर बात करनी शुरू कर दी है। They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51. Area 51. आप ये देखते हैं कि मीडिया के अंदर बड़े बड़े पॉडकास्टर्स को बिठाकर एलियन इन्वेजन का जिक्र ज्यादा होना शुरू हो गया है, क्योंकि आपको मेंटली एलियन इन्वेजन के लिए तैयार किया जा रहा है। मोनास्ट को गिरफ्तार किया गया, उसे हार्ट अटैक हुआ और 1996 में वो मर गया। कोई पोस्टमार्टम नहीं और फाइल्स को कॉन्फिस्केट कर दिया गया। तो अब सवाल ये है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम आखिर पॉसिबल होगा कैसे? वो पेटेंट्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो प्रूव करते हैं कि टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन सवाल ये है कि दुनिया में 5 अरब लोग हैं, वो एक फेक मसीहा के पीछे क्यों चलने को तैयार हो जाएंगे? वो इसलिए क्योंकि ये तैयारी आज से नहीं कराई जा रही, इन लोगों की तैयारी 2000 साल पहले से कराई जा रही है। ये बात है आज से 1700 साल पहले की, सन 325 एडी की। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने एक मीटिंग बुलाई। तारीख में इस मीटिंग को आज आप काउंसिल ऑफ नेसिया के नाम से जानते हैं। इस मीटिंग को 318 बिशप्स ने अटेंड किया। मीटिंग बुलाई गई एम्परर कॉन्स्टेंटीन की जानिब से, और कॉन्स्टेंटीन जिसका रिलीजियस बिलीफ उस जमाने में सोल इन्विक्टस था, यानी सन गॉड की वर्शिप, सन गॉड की इबादत, और वो एक पेगन एम्परर था। उस पेगन एम्परर ने यह डिसाइड किया कि क्रिश्चियनिटी का फ्यूचर क्या होगा। इस मीटिंग में एक चीज डिसाइड हुई जो आज 2 अरब 40 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलती है। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जीसस यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे, और इस मीटिंग में फैसला यह हुआ कि वो इंसान भी थे और खुदा भी, यानी एक साथ ट्रिनिटी। जिन स्कॉलर्स ने एग्री नहीं किया उन्हें जलावतन कर दिया गया। इस मीटिंग के लिए काउंसिल ऑफ नेसिया के लिए 67 गॉस्पेल्स को सबमिट किया गया, लेकिन अप्रूवल सिर्फ 4 गॉस्पेल्स की हुई। 63 गॉस्पेल्स को न सिर्फ रिजेक्ट कर दिया गया बल्कि 63 गॉस्पेल्स को हमेशा के लिए जला दिया गया। किसी ने वोट नहीं दिया, कॉन्स्टेंटीन ने डिसाइड कर दिया, और फिर सन 1947 में कमरान के रेगिस्तान में एक बद्दू गडरिये को कुछ गारों के अंदर कुछ मर्तबान मिले, और उन मर्तबानों के अंदर 2000 साल पुराने स्क्रॉल्स बरामद हुए, और उन स्क्रॉल्स को आज आप डेड सी स्क्रॉल्स के नाम से जानते हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में डेड सी स्क्रॉल्स का तफसील से जिक्र किया है और आप तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। डेड सी स्क्रॉल्स डिस्कवर होते हैं 1947 में, लेकिन वेटिकन उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देता है पब्लिक एक्सेस के लिए सन 1991 तक, यानी 40 साल। इन स्क्रॉल्स में लिखा क्या था? इन स्क्रॉल्स में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक्सक्लूसिवली
एक प्रॉफिट डिस्क्राइब किया गया है। कोई डिविनिटी नहीं, कोई ट्रिनिटी नहीं। और ये मल्टीपल एकेडमिक ट्रांसलेशन से कंफर्म होता है कि पोस्ट 1991 एक्सेस अवेलेबल था, इससे पहले ये एक्सेस नहीं दिया गया। इवन अगर आप स्कॉलर्स को पढ़ें, जॉन एलेग्रो और गैसा वर्मिस ने भी कंफर्म किया है कि प्री 1991 ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं थे। 40 साल तक छुपाया गया। क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट वही बात कंफर्म करते हैं जो इस्लाम 1400 साल से कह रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी है, बंदा खुदा हैं और वो वापस आएंगे। लेकिन यहां मैं क्रिश्चियनिटी पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस इंस्टीट्यूशन की जिसने ये फैसला किया कि एक एम्परर को अपनी किताब का एडिटर बना दिया जाए। ये कहानी फेथ की कहानी नहीं है, ये कहानी ईमान की कहानी नहीं है, ये कहानी सियासत की कहानी है। अब जरा इस सब को कनेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट ब्लू बीम का स्टेज 2 क्या है? आसमान के अंदर रोशनी, डिवाइन फिगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो आसमान से उतरते हैं, वो आसमान से आते हैं, रोशनी होती है, डिवाइन लाइट होती है, विंग्स होते हैं, एंजल्स होते हैं। ये वर्जन होलोग्राम से परफेक्टली रेप्लिकेट किया जा सकता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, उन्होंने वो वर्जन अडॉप्ट किया है, वो वर्जन चूज किया है जो उनका टेक्नोलॉजी बेस सपोर्ट करता है। 2000 साल पहले उन्होंने एक ऑडियंस को तैयार किया है और 2026 में शायद ये शो वो प्रेजेंट करने वाले हैं। आज जरा होलोग्राफिक मार्केट को देखें। होलोग्राफिक एआई मार्केट सन 2025 में $10 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। लेजर बेस्ड मिड एयर प्रोजेक्शन को स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है और ये बात पीयर रिव्यूड ऑप्टिकल जर्नल्स ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। और अगर आप 2025 की डीप स्ट्राइक सिक्योरिटी रिपोर्ट पढ़ें तो वो कहती है कि डीप फेक 2023 में सिर्फ 5 लाख थे, 2025 के आखिर तक 80 लाख डीप फेक्स मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी 900% ग्रोथ रेट। और वॉइस क्लोनिंग के बारे में खुद फॉर्च्यून ने दिसंबर 2025 में लिखा है कि 2026 में इनडिस्टिंग्विशेबल थ्रेशोल्ड ऑलरेडी वॉइस क्लोनिंग क्रॉस कर चुकी है। आसमान में फिगर ड्रोन्स और लेजर के जरिए, उन फिगर्स की आवाज एल्फ वेव्स के जरिए सीधा आपके दिमाग में, एआई जनरेटेड वीडियो क्लिप से सोशल मीडिया पे कॉन्फर्मेशन, और ऑडियंस वो ऑडियंस जिसे 2000 साल से तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि दुनिया के जितने भी ये सेटनिस्ट हैं, प्रोजेक्ट ब्लू बीम के हवारी हैं, इनके प्लान में एक एलिमेंट है जो बिल्कुल फिट नहीं होता है, वो इनकी कहानी का हिस्सा ही नहीं बन पाता, और वो है कुरान मजीद। उन्होंने इंजील को एडिट किया, उन्होंने गॉस्पेल के 63 वॉल्यूम जला दिए, उन्होंने डेड सी स्क्रॉल 40 साल तक छुपा दिए, लेकिन कुरान मजीद को वो नहीं रोक पाए। और ये सिर्फ ईमान की बात नहीं है, ये एक वेरीफाइबल मैथमेटिकल फैक्ट है। डॉक्टर रशद खलीफा, उन्होंने 1974 में एक कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस पेश किया कुरान मजीद का। उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह में 19 हरूफ हैं और 19 को जब ज़रब देते हैं 6 के साथ तो वो बनता है 114, और कुरान मजीद में सूरतें 114 हैं। पहला रिवील्ड वर्ड इक़रा है जो कि कुरान मजीद में 19 बार आता है, और कुरान मजीद में जितने अल्फाज हैं, कुरान हकीम के इन अल्फाज को 19 पे डिवाइड किया जा सकता है। ये कोड इतना लेयर्ड है कि अगर आप एक हर्फ भी चेंज करने की कोशिश करें, नाउज़ुबिल्लाह, तो पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन, पूरा मैथमेटिकल सिस्टम वो कोलैप्स कर जाता है। और कोई इंसान 7वीं सदी ईस्वी में ये डिजाइन करने की सलाहियत नहीं रखता था। कोई कंप्यूटर के बगैर इस सब को मेंटेन नहीं कर सकता था। इसीलिए प्रोजेक्ट ब्लू बीम के जरिए इस्लाम में मौजूद मसीहा के कॉन्सेप्ट को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस्लाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के बारे में बिल्कुल क्लियर है, बहुत स्पेसिफिक है, जिस इवेंट को मैन्युफैक्चर्ड इवेंट नहीं किया जा सकता। फजर के वक्त दमिश्क के मशरकी जानिब, और ये बात है सही मुस्लिम 2937 ए की। कोई ड्रोन शो ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, कोई एल्फ वेव ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट नहीं कर सकती। मैं इस वीडियो में आपको डर के साथ छोड़कर नहीं जा रहा,
एंड ऑनेस्टली थोड़ा डर फील करना चाहिए, क्योंकि ये प्लान रियल है, टेक्नोलॉजी रियल है, हिस्ट्री रियल है, और वो ऑडियंस जो 2000 साल से तैयार की जा रही है वो भी रियल है। लेकिन यहां एक और चीज है, सैटेनिस्ट जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो ये नहीं है कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं, वो डरते इस चीज से हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम जैसा प्रोजेक्ट आपकी निगाहों के सामने आए और आप पहले से समझ जाएं। यानी एक इन्फॉर्म्ड मुस्लिम एक ऐसा इंसान होता है जो कुरान जानता है, जो निशानियां जानता है, जो कॉन्टेक्स्ट जानता है, वो बेवकूफ नहीं बनता है। और इसीलिए इस वीडियो का जवाब डर नहीं है, इस वीडियो का जवाब यह है कि आज की रात सूरह कहफ की पहली 10 आयत को पढ़ें, उन्हें याद रखें, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद है स्पेसिफिकली दज्जाल के फितने से बचने के लिए, जो 1400 साल पहले फरमा दिया गया है। और आज भी जवाब वही है। जरूरी यह है कि आज हमारे नौजवानों को ये बातें नहीं पता, उन्हें ये बातें उनके स्कूल ने, उनके कॉलेज ने, उनकी यूनिवर्सिटीज ने नहीं बताई हैं। ये बातें दोस्तों के सर्कल में शेयर नहीं होती हैं, ये बातें आपके खानदानों में शेयर नहीं होती हैं। इन डिस्कशंस को कॉमन बनाना है, इन डिस्कशंस को फैलाना है, ताकि न सिर्फ आने वाली नस्ल की तैयारी मुकम्मल हो, उन्हें कॉन्टेक्स्ट और उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पर ज़रूरी ये है उन्हें ये हौसला मिले, उन्हें ये पता हो कि आने वाले दिनों में उनके साथ अच्छा होने वाला है। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुद्सियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा।